स्टार्ट करो। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। समय हो चुका है 11:04 और ये समय है आपका पायलट बैच में केमिस्ट्री की क्लास का, जो कि चलती है आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। तो आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे, है ना। बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे हमारे साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विष्णु चौरसिया, चमन तोमर, सोनू, अंकित कुमार, शेषमा, खेतराम प्रजापत और बहुत सारे साथी, साक्षी आर्या, प्रभात कुमार, रोहित कुमार, है ना। बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं। देखो, आपकी एक क्लास सैटरडे को नहीं हो पाई थी, है ना। सैटरडे को एक क्लास नहीं हुई थी, तो आपका मेटल एक्सट्रैक्शन एंड ओर्स का एक पार्ट रह गया था, यानी कि ये लास्ट पार्ट अब कवर होने वाला है, एकदम अंतिम पार्ट है। और इसके बाद मेटल एक्सट्रैक्शन एंड ओर खत्म होगा। ठीक है भैया, योगेश प्रणाम आपको भी, है ना। ये पार्ट खत्म होगा और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक सेल को पढ़ेंगे, क्योंकि आपका टॉपिक वास्तविकता में इलेक्ट्रिक सेल रह गया। उस दिन आपने कहा था, मैंने इलेक्ट्रिक सेल विनर्स बैच में कंप्लीट कराया था, हो सकता है इसकी वजह से मेरे को ध्यान न रहा हो। आपका इलेक्ट्रिक सेल रह गया, बिल्कुल इलेक्ट्रिक सेल को कवर करेंगे, फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे आएंगे, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है भैया, यानी कि इस वीक में इसी शनिवार से पहले पहले आपका सिलेबस पूरी तरीके से समाप्त होगा और अब आप लोग तैयार हो किसी भी प्रकार के प्रैक्टिस सेट पे जाने के लिए, किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए, ईमानदारी से अगर आपने पढ़ाई की है तो। ठीक है भैया, चलिए। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो धातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या कॉन्सेप्ट देती हैं। अयोध्या से प्रणाम है भैया, अतुल पांडे, राम राम। ठीक, चलिए बहुत ध्यान से। हाँ नहीं, अभी वही कराने हैं आर्यन, आज सारी चीजें होंगी। ठीक है मेरे मित्र, तो हमने कल पढ़ा था कि जो धातुएं हैं वो जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या कॉन्सेप्ट देंगी। आज हम उसी के आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं मेरे मित्र कि हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट आएगा वो होगा धातुओं का एसिड्स, यानी कि अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्ति होगी हमें, यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। ठीक है भैया, आप कतई परेशान मत हो, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है भाई, कुछ भी आपका एक्सेप्ट नहीं रहेगा, मतलब कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। ठीक है मेरे मित्र, है ना, एकदम तरीके से। चलिए, ठीक, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, यानी कि अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया। कोई समस्या किसी को यहां तक? बोलो गुरुजी। नहीं गुरुजी, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो, हालांकि ये बात हमने पहले भी बहुत बार कही है और आप सुन भी चुके हो कि अगर हम अम्ल के साथ किसी भी धातु की रिएक्शन कराएंगे, यानी कि एसिड के साथ किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी कराएंगे, तो हमें सॉल्ट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सॉल्ट प्राप्त होगा। अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? धातु प्लस अम्ल हमें क्या देगा मेरे मित्र? हमें देगा नमक प्लस हाइड्रोजन, नमक प्लस हाइड्रोजन। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर हम एक फॉर्मूला लगाते, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, मेटल प्लस एसिड क्या देगा मेरे भाई? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं। गुरुजी, आप हमको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ बताओ। अगर हम बात करें यहां पर हम सबसे अभिक्रियाशील धातु ले लेते हैं, कौन सा, कौन सी अभिक्रियाशील धातु ले लेंगे मेरे मित्र? अगर हम रखें तो अभिक्रियाशील धातु सोडियम ले लेते हैं। ठीक है गुरुजी, Na+HCl अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो तुम देखो क्या प्राप्त होगा तुम्हें, NaCl प्राप्त हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी।
ठीक है मेरे मित्र। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर निकलेगी H2 गैस। अब गुरुजी आप कहोगे कि गुरुजी ये इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है, ये समीकरण पूरी तरीके से संतुलित नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं और यहां पर तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में निकल रही है। देखो, ऐसे समीकरण भी रसायन विज्ञान में होते हैं जो संतुलित नहीं होते। ठीक है मेरे मित्र, याद रखिएगा, ऐसे समीकरण भी रसायन विज्ञान में आपको देखने को मिलेंगे जो कि बैलेंस नहीं होंगे। तो उन समीकरणों को क्या कहा जाता है, लिखिए, जो समीकरण संतुलित नहीं होते, संतुलित नहीं होते। भैया हर एक समीकरण संतुलित नहीं देखने को मिलेगा मेरे भाई। जो समीकरण संतुलित नहीं होते उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कंकाली समीकरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कंकाली समीकरण कहा जाएगा। याद रखो, पेपर में प्रश्न पूछ सकता है ना। कंकाली समीकरण कहा जाएगा, यानी कि स्केलेटन इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, क्या कहेंगे, द इक्वेशंस विच आर नॉट बैलेंस्ड, इक्वेशंस विच आर नॉट बैलेंस्ड आर स्केलेटन इक्वेशंस। बोलो, किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि हर एक समीकरण में हर एक प्रोडक्ट हमेशा बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई समस्या? ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। यहां तक क्लियर हो गया? सर कोई भी मेटल से कराएंगे तो सॉल्ट देगा, बिल्कुल। आप किसी भी मेटल का एसिड के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो आपको सॉल्ट ही मिलेगा, यानी कि नमक, यानी कि लवण की प्राप्ति होगी। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चलिए, अब हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर कोई भी मेटल या कोई भी धातु नमक के साथ अभिक्रिया करे, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया करे। ठीक है, ठीक, ठीक। एक चीज आप लोग याद रखो कि आप लोग जो भी क्लास देख रहे हो ना, उसके एक रफ साइड में इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिख लिया करो। ठीक है मेरे मित्र, है ना। अनूप राजपूत जी कह रहे हैं, गुरु जी अभिक्रिया कराते समय आप ताप का भी जिक्र करो। देखो, मेन हमारा फोकस यहाँ पर, और आप जिस भी लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वहां पर आपसे ताप नहीं पूछा जाता। और दूसरी चीज, अब अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग डिकम्पोजिशन होता है ना। तो टेम्परेचर को अगर हम स्पेसिफाई करने पर बैठे तो अलग अलग टेम्परेचर की अलग अलग वैल्यू होगी, और अगर उस पर कोई मिस्टेक हो तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी गलत कंटेंट आप तक डिलीवर हो अनूप कुमार जी, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। आप अगर टेम्परेचर के बारे में जिक्र करोगे तो देखो, टेम्परेचर किसी भी इक्वेशन का कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, यानी कि कोई जरूरी नहीं है मेरे मित्र कि इतने ही टेम्परेचर पर वो रिएक्शन डिकम्पोज होगी। बात समझ में आई? क्लियर हो गई? ठीक, अगर हम बात करें तो आपको हम रिएक्शन देंगे, आपको अभिक्रिया देंगे, इक्वेशन समीकरण देंगे, जिसके आधार पर आप डिसाइड करोगे कि हाँ, इस रिएक्टेंट से, यानी कि इन अभिकारकों से ये उत्पाद हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। बात समझ में आई? चलिए, अगर हम देखें मेरे मित्र, तो अगर हम यहां पर फोकस करें तो फोकस क्या करेंगे कि अब जो धातुएं होंगी वो किसके साथ अभिक्रिया करेंगी? धातुएं अभिक्रिया करेंगी किसके साथ? नमक के साथ। यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट। ठीक है मेरे भाई, यानी कि धातुओं का नमक के साथ अभिक्रिया, धातुओं का, धातुओं की
ठीक है भैया, कोई दिक्कत? धातुओं की नमक के साथ अभिक्रिया। नमक के साथ अभिक्रिया, ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें तो धातुओं की नमक के साथ अगर आप अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे तो याद रखो, जैसे कोई भी धातु है उसको नमक के विलयन में डुबोया जाता है। क्या किया जाता है? बहुत ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। ठीक है मेरे भाई, यहां से दो चीजें आप सीख लोगे। क्या? एक तो नमक के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या प्राप्त होगा, और दूसरा आप विस्थापन रिएक्शन को भी सीख लोगे। देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें तो धातु कोई दी गई है, मान लीजिए ए धातु कोई दी गई है, ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं यहां पर। प्लस इसको डुबोया किस में जा रहा है? एक कोई सॉल्यूशन है बी जो कि नमक का विलयन है। क्या है? नमक का विलयन है। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि धातु ए को नमक के विलयन में डुबो दिया गया है। ठीक है गुरुजी, तो अब हमें जो प्राप्त होगा, हमें प्राप्त क्या होगा मेरे मित्र? देखो, धातु ए अगर अत्यधिक अभिक्रियाशील है यानी कि मोस्ट रिएक्टिव है, तो धातु ए जो होगी वो अपना नमक का विलयन बना लेगी। क्या बना लेगी? अपना नमक का विलयन बना लेगी। ठीक है भैया, धातु ए नमक का विलयन बना लेगी। जी गुरुजी, कोई समस्या नहीं। तो भैया अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि गुरुजी बी वाले नमक के विलयन का क्या हुआ? तो बी वाला जो नमक का विलयन था, जो बी के सॉल्ट पार्टिकल्स थे, वो किसके साथ आ गए? मेटल ए के साथ आ गए। और अगर हम बी के बारे में बात करें तो बी धातु जो है, बी धातु अलग हो गई, एकदम सेपरेट हो गई। ठीक, अच्छा, अभी थोड़ा सा गुरुजी मामला क्लियर नहीं है। तो देखो, अगर हम बात करें तो लिखते हैं, मान लो इंग्लिश में पहले लिख देते हैं, मेटल ए रिएक्ट करता है किसके साथ? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। ठीक है गुरुजी, तो हमें देगा क्या? देखो, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। ठीक है भैया, कोई समस्या यहां तक? कोई दिक्कत? कोई भी कॉन्सेप्ट? अरे रिंकू पवार प्रभु, पढ़ो, है ना? ठीक है, चलिए चलिए, यहां पर क्लियर हो गया। अच्छा, अब बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। अगर हम यहां पर देखें तो इसको एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट के माध्यम से समझते हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें तो Na का यानी कि सोडियम का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? कैल्शियम CaCl2 के साथ, CaCl2 के साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। इससे क्या होगा भैया? CaCl2 एक प्रकार का नमक है और सोडियम क्या है? एक प्रकार की धातु है। अब देखो यहां पर खेल क्या हो जाएगा मेरे भाई? NaCl क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। प्लस अगर हम देखें तो Ca जो होगा यानी कि कैल्शियम जो होगा, ये अलग सेपरेट हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? देखो, आपको मालूम है सोडियम और कैल्शियम में अत्यधिक क्रियाशील कौन है? पहली चीज तो एक चीज यहां याद रखो, ये कौन सी इक्वेशन है? ये कंकाली इक्वेशन है, क्योंकि ये पूरी तरीके से संतुलित नहीं है। इस चीज को भी ध्यान रखना। ये क्या है? एक स्केलेटल इक्वेशन है, क्योंकि ये पूरी तरीके से संतुलित नहीं है मेरे मित्र। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, अगर हम देखें Na प्लस CaCl2 यानी कि सोडियम का रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम क्लोराइड के साथ, जो कि एक नमक है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसने क्या किया? विस्थापित कर दिया। ये क्लोरीन जो है ये विस्थापित होकर किसके साथ आ गई भाई? ये क्लोरीन विस्थापित होकर सोडियम के साथ आ गई। क्यों? क्योंकि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील है। सोडियम क्या है? अत्यधिक क्रियाशील है कैल्शियम की अपेक्षा। तो जैसे कि सोडियम कैल्शियम की अपेक्षा अत्यधिक क्रियाशील है, तो क्लोरीन किसके साथ आ गई? सोडियम के साथ आ गई। और बाबूजी कैल्शियम बचे अकेले, कैल्शियम बचे अकेले। अब इसका मामला ऐसा हिसाब किताब समझो, एक इनकी नायिका है, ये सिंगल आदमी है, इनकी कोई एक नायिका है,
समझ रहे हो ना, मित्र जिसको आप कह सकते हो। तो इनके पास पैसा बहुत है, यानी कि ये हाईली रिएक्टिव हैं। ठीक, इनके पास मित्र तो है लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, यानी कि ये अभिक्रियाशील ज्यादा नहीं है। तो इनके साथ में जो रह रही मित्र है वो क्या करेगी, अपना सिस्टम चेंज करके किसके पास आ जाएगी, Na के पास आ जाएगी। क्यों इसलिए आ जाएगी मेरे मित्र, क्योंकि Na जो है यानी कि सोडियम जो है अत्यधिक क्रियाशील है। ठीक, और कैल्शियम कम क्रियाशील है। तो जो अत्यधिक क्रियाशील होगा वो दूसरे की संपत्ति को खींच लेगा अपने पास। आप समझ पा रहे हो ना, कौन सी संपत्ति, यानी कि किसी भी, अरे यार, किसी भी उसकी प्रॉपर्टीज को अट्रैक्ट कर लेगा। और इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि ये एक टाइप की विस्थापन अभिक्रिया है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ये एक प्रकार की क्या है बताओ, तुम बताओ ईमानदारी से, विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ, विस्थापन ही तो हुआ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक किसी को अगर कोई समस्या है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। बोलो, क्लियर? मनीष बघेल, पैसा ठीक है, अच्छी चीज है। पहले बताओ यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट तक का मामला क्लियर है? फिर आगे बढ़ा जाए। अगर एक बार क्लियर है तो यस कमेंट कर दो। अगर कॉन्सेप्ट यहां तक सभी का क्लियर है तो एक बार यस कमेंट कर दो। प्रशांत कुमार, रोज तुम यही पूछते हो केमिस्ट्री कब तक खत्म होगी। हम रोज बताते हैं कि इस सप्ताह खत्म होगी, लेकिन अगर आपका व्यक्तिगत रूप से कोई आदेश हो तो बताओ आज ही खत्म कर दे। आपके आदेश का पालन होगा। ठीक है भैया, बताओ। भैया बताओ यार, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस और नो में कमेंट करो मेरे मित्र। बताओ यस और नो, नो डाउट। चलिए बेहतरीन। ठीक, तो अब आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, चल बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब क्या हुआ मेरे भाई, एक समय ऐसा आया, समय बीतता रहा बीतता रहा बीतता रहा, और एक वक्त ऐसा आया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में टकरा गए। क्या हुआ, मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में टकरा गए। कल तुमको एक बात मैंने बताई थी कि जो धातु है उनको आवर्त सारणी का जमींदार कहा जाता है, यानी कि पैसे वाले लोग हैं। धातु मेटल्स ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। और अधातु जो है, नॉन मेटल्स जो है, ये गरीब आदमी है बेचारे, ये कर्जा लेते रहते हैं। किससे, धातुओं से, कि भैया इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो। बात समझ में आई? तो अब एक समय ऐसा आया कि धातु और अधातु आपस में आमने सामने आ गए। अब क्या होगा, देखो, अगर हम देखें तो हेडिंग लगाएंगे मेरे मित्र, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, जी गुरुजी। यहां तक मामला उम्मीद करता हूं मैं आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि जब रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात हुई तो हिंदी में भी लिख देता हूं, धातु तथा अधातु की अभिक्रिया। धातु तथा अधातु की अभिक्रिया, अधातु की अभिक्रिया। जी गुरुजी, कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है भैया, ठीक, कोई समस्या नहीं। धातु तथा अधातु की अभिक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो अब धातु और अधातु की अभिक्रिया में मुख्यतः क्या होगा कि भाई जो धातुएं हैं, यानी कि जो मेटल्स हैं, ये क्या होंगी भाई, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी कि डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है गुरुजी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की दाता है ये। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स की दाता है, इसलिए इनके ऊपर धनात्मक आवेश आता है। किसके ऊपर, धातुओं के ऊपर। इसलिए इसलिए इनके ऊपर, इनके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, पॉजिटिव आवेश आएगा। जी गुरुजी, यानी कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड।
दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक। अच्छा गुरुजी ये बात क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसी के आधार पर समीकरण बनेगा। देखिएगा, देखो अगर हम बात करें तो अब नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे तो अधातुएं जो होंगी, अधातुएं यानी कि जिनको आप नॉन मेटल्स भी कहते हो, ये क्या होंगी? ये एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ले रही होंगी। कर्ज लेने वाले लोग हैं अधातुएं और कर्ज देने वाले लोग हैं धातुएं। तो अगर हम बात करें तो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ग्राही होंगे, ये लोग ग्राही होंगे, यानी कि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इनके ऊपर ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है भैया, इसलिए इनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव आवेश होगा। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं है। देखो अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। अगर तुमने, ठीक है मेरे भाई, अब देखो, अब बहुत ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपने जब पढ़ा था, क्या समीकरण पढ़े थे, रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन की, जब मैंने क्लास ली थी तो उसमें आपको एक बात बताई थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा होगा और इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा होगा, चाहे वो धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा हो, चाहे वो अधातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा हो, तो एक प्रकार का आयनिक बंध डेवलप होगा। कैसा? आयनिक बॉन्ड डेवलप होगा। आयनिक बॉन्ड डेवलप होने का मतलब क्या होगा कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी धातु और अधातु के बीच में, वो बहुत ही मजबूत होगी। यानी कि अगर धातु और अधातु के बीच के बंधन को आपको तोड़ना है तो आपको अत्यधिक ऊष्मा की, अत्यधिक हीट एनर्जी की आवश्यकता होगी। कैसे? देखो, अब हम देखें तो ऐसी एक रिएक्शन सोचो अपने माइंड में कि जो धातु और अधातु से मिलकर बनी हो। तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट हम नमक को ले लेते, NaCl को लेते हैं। क्यों? उसका भी कारण है। देखो अगर हम देखें तो नमक के बारे में अगर हम बात करें मेरे मित्र, तो NaCl, Na प्लस है, Cl माइनस है। क्यों ऐसा क्यों लिया गुरुजी? अगर आप ध्यान से समझो तो Na क्या है? एक धातु है। ठीक है मेरे भाई, Na क्या है? एक धातु है। और क्लोरीन क्या है? एक अधातु है। ठीक है, अब सोडियम क्या करेगा? हमने आपको बताया था कि सोडियम हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेने, एक इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। दे देगा ना भाई? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरीन को। तो सोडियम के ऊपर कौन सा आवेश आ गया बाबूजी? प्लस आवेश आ गया। ठीक, क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगा, तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा आवेश आया? माइनस आवेश आया। ठीक, अब देखो इनके बीच के जो बॉन्ड होगा, इनके बीच का जो बंधन होगा, बंध होगा, वो किस प्रकार का होगा? आयनिक होगा। क्या होगा भैया? आयनिक होगा, यानी कि आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है गुरुजी, आयनिक बॉन्ड होगा तो स्वाभाविक सी बात है ये बहुत मजबूत होगा। क्या होगा? स्ट्रांग होगा, यानी कि मजबूत होगा। ठीक है भैया, हाँ या ना? स्ट्रांग होगा, बिल्कुल गुरुजी, मजबूत होगा। अच्छा, अगर आपको इस बंधन को तोड़ना है तो आपको क्या चाहिए? एक बहुत ही हाई हीट एनर्जी चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें तो क्या मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर लिख दूं कि अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। किस चीज के लिए बाबूजी? अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। किसके लिए? बंधन को तोड़ने के लिए, यानी कि बंध को तोड़ने के लिए, बंध को तोड़ने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? यानी कि अगर हम देखें तो हाई हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन Na एंड Cl। लिख दूं मैं यहां पर? बिल्कुल, हाई
heat energy is required, high heat energy is required to break bonds between Na and Cl। ठीक है भैया, अंग्रेजी में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई समस्या, कोई डाउट? कॉन्सेप्ट क्लियर? अगले कॉन्सेप्ट पे आया जाए, बोलो। क्लियर है ना मेरे भाई? हाँ बेहतरीन, कमेंट आने लगे सभी के, यस सर, है ना, बेहतरीन। हाँ बिल्कुल कहते हैं शिवा, इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड भी इनको कहा जाता है ना। अंग्रेजी में आप इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड कहोगे, हिंदी में शायद विद्युत संयोजी कहोगे। बिल्कुल एक्सेप्टेड, सही बात है। प्रभात कुमार कह रहे हैं कि सर हीट कैसे देंगे? देखो, टेम्परेचर को हीट कैसे दोगे भाई? हीट आपको, हीट जनरेट होगी यार। देखो, जब कोई भी रिएक्शन कराओगे, अब इलेक्ट्रिसिटी में कह दो कि ऊष्मा कैसे पैदा हो रही है, सर कितने क्वथनांक पर तोड़ा जा सकता है? देखो यार विकास श्रीवास्तव, इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि कितने क्वथनांक पर तोड़ा जा सकता है, लेकिन एक चीज ये समझ लो, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि आयनिक बंध है। तो इनको तोड़ने के लिए इनका कथनांक और गोलनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होंगे, है ना। क्लियर? ठीक। अब वो देखो, अलग अलग मेटल्स के ऊपर अलग अलग बॉन्ड करता है। सर ये क्लास टेक्नीशियन में काम आएगी? बिल्कुल काम आएगी मेरे भाई, एएलपी और टेक्नीशियन को टारगेट करके ही तो मैं पढ़ा रहा हूं यार। बिल्कुल काम आएगी, चाहे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए पढ़ो, चाहे टेक्नीशियन के लिए पढ़ो, चाहे किसी भी बैच के लिए पढ़ो, एकदम बिंदास काम आएगी। केमिस्ट्री से निश्चिंत रहो पूरा, बस पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, है ना, पढ़ना पड़ेगा तभी कुछ होगा। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अगर पढ़ रहे हो तो ये एएलपी टेक्नीशियन, किसी भी रेलवे एग्जाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कुछ भी ले लो भैया। यहां तक अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए भी टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए भी क्लास पर्याप्त है, पर्याप्त है। सारी क्लासें जितनी भी केमिस्ट्री की मैंने कराई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल, देखो ये तो हो गई बात अभी तक धातुओं की अभिक्रियाओं के बारे में। अब मेरे मित्र हम बात करेंगे किसके बारे में? अब बात करेंगे हम थोड़ा सा खनिज और अयस्क के बारे में, क्योंकि अब ये बात हो गई, मेटल्स को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं मेरे मित्र, ठीक है मेरे मित्र, हमने मेटल्स को कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ओर्स के बारे में और मिश्र धातुओं के बारे में, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत यहां तक? तो पहले बात करते हैं कि खनिज क्या होते हैं। खनिज यानी कि जिनको मिनरल्स कहा जाता है। जी गुरुजी, बहुत ध्यान से समझना। देखो, खनिज क्या होते हैं कि पृथ्वी की जो भू परिपाटी है, यानी कि जो जमीन है, जमीन की सतह पर प्राकृतिक रूप से जो तत्व पाए जाते हैं, बात समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनो। पृथ्वी की भू परिपाटी पर, यानी कि जो जमीन की भू परिपाटी है, भू परिपाटी आप समझ पा रहे होंगे कि सतह मान लो या कुछ भी मान लो, सतह या खदान या कुछ भी मान लो आप। तो भू परिपाटी पर जो प्राकृतिक रूप से तत्व आपको देखने को मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत? अगर हम बात करें तो भू परिपाटी पर प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, पाए जाने वाले तत्व खनिज कहलाते हैं। तत्व देखो,
अच्छा, तत्व है और ये यौगिक भी हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तत्व तथा यौगिक क्या कहलाएंगे? खनिज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे मित्र? खनिज कहलाएंगे। जी गुरुजी, कॉन्सेप्ट एकदम हमारा क्लियर है। अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं मेरे मित्र? बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स on earth surface is known as minerals। ठीक है जी गुरुजी, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये तो मिनरल्स हो गए। अब अगर हम देखें तो मेरे भाई क्या होते हैं अयस्क, यानी कि ओर्स क्या होंगे? ठीक है मेरे भाई, देखो चमन तोमर कह रहे हैं गुरुजी उपधातु क्या होती है? देखो उपधातु, या आप इसको देखोगे जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के गुण पाए जाए, मिक्सचर पाया जाए, उसे उपधातु कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारी जो उपधातुएं हैं ये क्या है? इनमें कुछ तत्व मेटल्स के भी पाए जाते हैं, कुछ रासायनिक गुण धातुओं के भी पाए जाते हैं, और कुछ रासायनिक गुण किसके पाए जाते हैं? अधातुओं के। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या है यहां तक? ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? देखिए अब ये हो गए खनिज। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अयस्क के बारे में बात करेंगे, यानी कि ओर्स के बारे में बात करेंगे। एक मित्र क्वेश्चन कर रहे हैं कि गुरुजी अगर हम सोडियम और पोटेशियम दोनों को, ठीक है, साथ में रख दें, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम दोनों को साथ में रख दें तो क्या ये आपस में आग पकड़ लेंगे? देखो आपका प्रश्न है, ध्यान से सुनो। हालांकि इस टाइप के प्रश्न आते नहीं है पेपर में, लेकिन अब तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा है, तुम जानना चाहते हो, तो मैं बता देता हूं। देखो अगर हम बात करें मेरे मित्र सोडियम और पोटेशियम के बारे में, तो अगर आप सोडियम और पोटेशियम यानी कि दो मेटल्स को एक साथ रिएक्ट कराने की बात कर रहे हो, तो इनका तो देखो किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन बनेगा नहीं। क्लियर है? और दूसरी चीज, अगर हम सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अभिक्रियाशील धातु हैं, तो अगर मान लो दोनों को एक साथ रखते हैं तो सोडियम या पोटेशियम दोनों अभिक्रिया कब करती हैं? जब वायु के संपर्क में आती हैं। बात समझ रहे हो ना मेरे भाई? सोडियम और पोटेशियम दोनों अभिक्रिया कब करती हैं? जब ये वायु के संपर्क में आती हैं, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, ना कि आपस में टकराने से अभिक्रिया करेंगी। बात क्लियर हो गई? तो सोडियम और पोटेशियम, जैसे सोडियम आपने बाहर खुले में रख दिया तो बाहर जो वाष्प की बूंदें हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जब ये टकराएंगी सोडियम से तो क्या होगा मेरे भाई? ये आग पकड़ लेंगी। क्लियर हो गई बात? ठीक यही कॉन्सेप्ट पोटेशियम के साथ भी लागू होगा, क्योंकि पोटेशियम भी उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातु है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या यहां तक? ठीक है, हाँ रोहित कुमार एक बार चेक कर लीजिएगा, आवर्त सारिणी मैंने पढ़ा दी है, उसमें न्यूलैंड और डॉबर्नियर स्ट्राइड्स ये मैंने कॉन्सेप्ट नहीं कराया था क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आप लोगों ने डिमांड की है तो डॉबर्नियर्स और न्यूलैंड के लिए मैं इस क्लास के बाद एक क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? कोयला को भी खनिज कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते भाई? कोयला खनिज का तो बहुत बड़ा सोर्स है यार। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आपकी जितनी सीएनजी गैस हो गई, यानी कि प्राकृतिक गैसों के रूप में जितना भी ईंधन आ रहा है, ये सब कुछ खनिज है, क्योंकि ये सब कुछ भू परिपाटी पर ही तो पाया जाता है। क्या अंतरिक्ष से लाते हो कोयला? नहीं, सब कुछ भू परिपाटी पर पाया जाता है। अब कोयला देखो, एक चीज समझो, ये जो खनिज होंगे ये किसी भी प्रकार के तत्व भी हो सकते हैं, प्लस किसी भी प्रकार के यौगिक भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? ये तत्व के साथ साथ क्या हो सकते हैं? यौगिक भी हो सकते हैं। क्लियर हो गई मेरे भाई? कोई समस्या? बिल्कुल एक प्रकार का श्याम कुमार खनिज है, कह सकते हैं हम। ठीक, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है गुरुजी। अब बात करते हैं अयस्क के बारे में, यानी कि ओर्स के बारे में।
ओर्स यानी कि अयस्क। अब ध्यान से सुनो, अयस्क क्या होगा। देखो, अगर हम अयस्क के बारे में बात करें तो जब किसी भी खनिज में कोई धातु विशेष रूप से पाई जाती है, क्यों, देखो हमने क्या बताया था कि खनिज जो है ये तत्व भी होंगे और यौगिक भी होंगे। खनिज जो है ये तत्व के रूप में भी होंगे और यौगिक के रूप में भी होंगे। तो अगर हम देखें तो स्वाभाविक सी बात है, तो जब किसी भी खनिज में, देखो ध्यान से सुनना, जब किसी खनिज में कोई विशेष धातु, कोई विशेष धातु पाई जाए, ठीक है मेरे भाई। जब किसी भी खनिज में कोई विशेष धातु, अब यौगिक है तो एक से अधिक कई धातुएं मौजूद होंगी, तो कोई भी खनिज में जब कोई विशेष धातु पाई जाए तो उसके निष्कर्षण, तो उसका संबंध खनिज से अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। अयस्क कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, खनिज से धातु का संबंध होगा ना मेरे भाई, क्यों? क्योंकि खनिज में ही तो धातु पाई जा रही है। इसे हम क्या कहेंगे? ओर्स कहेंगे, यानी कि अयस्क कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, अगर हम बात करें तो क्या लिख देते हैं हम, स्पेसिफिक मेटल रिलेटेड टू मिनरल इज नोन एज ओर। स्पेसिफिक मेटल related to mineral is known as ore। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अयस्क, अयस्क समझ गए, ठीक। मनीष बघेल कह रहे हैं गुरुजी खनिज के एग्जाम्पल भी लिख दो, है ना। तो यार खनिज के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यार, कुछ भी लिख लो। ये कैल्शियम हो गया, कैल्शियम ओर हो गया, है ना, या बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट में एल्यूमिनियम निकालते हो। हेमेटाइट हो गया, हेमेटाइट, बॉक्साइट में क्या निकालते हो? एल्यूमिनियम निकालते हो, तो एल्यूमिनियम भी एक प्रकार का खनिज है ना भाई। और हेमेटाइट यानी कि आयरन, अगर आप आयरन को निकालते हो तो ये भी एक प्रकार का खनिज है। गोल्ड निकालते हो, ये भी खनिज है। पेट्रोल, डीजल, गैस, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सारी चीजें क्या है? खनिज ही है। ये सारी चीजें क्या है मेरे भाई? खनिज है। या कुल मिला के अगर हम बात करें, फ्यूल जितना भी है आपका खनिज है, मिनरल है। कोई समस्या यहाँ तक? एक क्या, 1000, 1,00,000 एग्जाम्पल लिख लो। ग्रुप डी में डोबरनियर से सिवा करा देंगे भैया, क्यों परेशान हो मेरे मित्र। हमने कहा ना ये टॉपिक कंप्लीट होगा, इसके बाद कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, कोई दिक्कत, छूटेगा कुछ भी नहीं तुम्हारा। इस बात से निश्चिंत रहो, मैंने जो काम लिया है वो संपूर्ण तरीके से आपको कंप्लीट करके दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम भी उसको मेंटेन करो, ठीक है भैया शिवा। यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए, अब अयस्क की तो बात हो गई गुरुजी। अब देखो, मैं यहां पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिए दे रहा हूं। अच्छा, कुछ और बातें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी है, तो थोड़ा सा और भी आप सीख लोगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए, अगर हम बात करें मेरे मित्र, तो अयस्क का निष्कर्षण किस हिसाब से होगा? देखो, अयस्क का निष्कर्ष, अयस्क से धातु का निष्कर्षण, हाँ, अयस्क से धातु का निष्कर्षण, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा यहां पर कंप्लीट हो रहा है मेरे भाई, है ना। अयस्क से धातु का निष्कर्षण, यहां पे हेडिंग लगाएंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत?
अच्छा, अगर हम बात करें तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमें देखने को मिलता है जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है गुरुजी, यानी कि विद्युत अपघटनीय निष्कर्षण। क्या है मेरे भाई? विद्युत अपघटनीय परिष्करण। ठीक है, इसमें होता क्या है देखो, बहुत ध्यान से समझना, शॉर्ट में इनसे क्वेश्चन बनता नहीं है। क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण अयस्क और यौगिकों से बनेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। तो हिमांशु कह रहे हैं सर बुक से तो पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आप मेरे नोट्स को प्रॉपर तरीके से कवर करते हो तो अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा, अगर बुक नहीं है तो परेशान मत हो, नोट्स में कंप्लीट मैटर आपको मिला हुआ है, आप निश्चिंत रहो मेरे भाई, खाली पढ़ो। ठीक है, अगर किताब है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी आप निश्चिंत होकर नोट्स के साथ जा सकते हो। सर जी सिलेबस 50% हो गया, भैया 100% की कगार पे हम पहुंचने वाले हैं, तुम बता रहे हो अभिषेक कुमार 50% हो गया। ठीक है मेरे भाई, देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियों को कहां पर इकट्ठा किया जाता है? देखो अब कोई भी खनिज होगा तो उसमें अशुद्धियां होंगी, और उस अशुद्धियों में से अगर आपको मेटल निकालना है, यानी कि इंप्योरिटीज से मेटल को निकालना है, तो मैं लिखता हूं इसके आधार पर अशुद्धियों को कहां कलेक्ट किया जाता है? अशुद्धियों को, यानी कि अशुद्धियां यानी कि इम्प्योरिटीज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इम्प्योरिटीज को, अशुद्धियों को एनोड पर इकट्ठा किया जाता है। एनोड पर इकट्ठा किया जाता, एनोड समझ रहे हो ना मेरे भाई? एनोड, दो प्रकार के सेल होते हैं, सेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। ठीक है, तो अशुद्धियों को एनोड पर इकट्ठा किया जाता है। ठीक है गुरुजी, इकट्ठा किया जाता है, ठीक है सर, ठीक, यानी कि कलेक्ट किया जाता है, इंग्लिश वाले भी समझ लेंगे। ठीक है गुरुजी। अच्छा, शुद्ध तत्व को कहां पर कलेक्ट किया जाता है मेरे भाई? शुद्ध तत्व को कैथोड पर कलेक्ट किया जाता है। शुद्ध तत्व को कैथोड पर कलेक्ट किया जाता है, कैथोड, यानी कि कैथोड पर इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि प्योर सब्सटेंस को। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? अच्छा, जो अशुद्धियां एनोड पर इलेक्ट हुई, जो अशुद्धियां एनोड पर इकट्ठा हुई, इनको हम कहेंगे क्या? एनोड पर इकट्ठा हुए पदार्थ को, इसे एनोड मड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोड मड भी कहा जाता है, याद रखिएगा, एनोड मड भी कहा जाता है। बताओ भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ या ना बोलो। कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक ठीक। अच्छा, अब देखो एलॉयस के बारे में भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। एलॉयस यानी कि मिश्र धातु, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु गुरुजी क्या है कि दो धातुओं का समांगी मिश्रण, दो धातुओं का समांगी मिश्रण, दो धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? मिश्र धातु कहलाएगी, मिश्र धातु कहलाएगी। ठीक है गुरुजी, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। उदाहरण के लिए आप पीतल ले लो, देखो पीतल, स्टील, कुछ भी ले लो आप, उदाहरण के लिए आप ले लो किसका? पीतल ले लो, पीतल, पीतल, स्टील। अगर हम पीतल में देखें तो जस्ता और तांबा पाया जाता है, यानी कि कॉपर एंड जिंक। स्टील में देखें तो कार्बन के साथ में आयरन के साथ में सिलिकॉन, क्रोमियम, इन सारी चीजों को ऐड किया जाता है। ठीक है,
तो इस प्रकार की धातुएं क्या होंगी, मिश्र धातुएं होंगी। और ये याद रखना कि भैया ये मिश्रण कैसा होगा, समांगी होगा। यानी कि अगर इंग्लिश में लिखें तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स is known as alloys, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया? बोलो किसी को कोई दिक्कत? ठीक ठीक, डन है। चलिए ठीक है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या बनेंगे। अब देखो एलॉयस के बारे में यानी मिश्र धातु के बारे में आपको जानकारी कम लग रही होगी, ऐसा कुछ कम नहीं है मेरे भाई। मैंने पीडीएफ अटैच कर रखी है, ध्यान से समझिए। ये देखिए, अब अगर हम बात करें तो ये देखो, ये क्या है, इतने प्रकार की मिश्र धातुएं हैं, उनके घटक हैं और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। क्योंकि आप जानते हो यार, एक कोई मिश्र धातु नहीं है, 1000 टाइप की मिश्र धातुएं हैं। तो मैंने जो मुख्य मिश्र धातुएं हैं उनको क्या किया है, उनको इंक्लूड कर लिया है आपकी पीडीएफ में। तो आप देख लो, जैसे पीतल है मेरे भाई, तो पीतल में किसका किसका घटक होगा, कॉपर और जिंक का। ठीक है मेरे मित्र। कांसा है, कांसा कॉपर और एसएन का घटक होगा। जर्मन सिल्वर है तो कॉपर जिंक नाइक्रोम इनका घटक होगा। 60% 20% मैंने रेशियो भी लिख दिया है इनका। और इनका प्रयोग कहाँ होता है, बर्तन बनाने में, सिक्का एवं बर्तन बनाने में, तोप गेयर बनाने में किसका प्रयोग होता है, गन मेटल का प्रयोग होता है। ठीक है मेरे भाई। तो डेल्टा मेटल क्या होते हैं, बॉल बेयरिंग बनाने में। ठीक है। अगर इसी प्रकार से हम मंजू मेटल को देखें तो कॉपर प्लस जिंक होंगे, जहाज जरानी उद्योग में इनका प्रयोग होता है। डच मेटल का प्रयोग कहाँ होता है, सस्ते आभूषण बनाने में। मोनेल मेटल का प्रयोग कहाँ होगा, रासायनिक संयंत्रों में, वैमानिकी उद्योगों में प्रयोग होता है। ठीक है मेरे भाई। ठीक। आप देखो, टांका यानी कि सोल्जर्स जोड़ों में टांका लगाने के लिए प्रयोग होता है। रोज मेटल स्वचालित फ्यूज बनाने में प्रयोग होता है। मैग्नीशियम का प्रयोग कहाँ होगा, हवाई जहाज का ढांचा बनाने में। मैग्नीशियम जो कि एल्यूमिनियम की एक मिश्र धातु है। ठीक है मेरे भाई। ड्यूरेलियम का प्रयोग कहाँ से होगा, एल्यूमिनियम, देखो प्रेशर कुकर, हवाई जहाज का ढांचा आदि बनाने में प्रयोग होगा। ठीक ठीक। यहां पर मैंने नीचे वो भी लिख दिए हैं कि कौन सा सिंबल किसका है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? अच्छा, धातुओं के अयस्क जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये रहे अयस्क। सोडियम के अयस्क देख लो मेरे भाई क्या क्या है। NaCl है, Na2CO3 है, Na2CO3.10H2O है, सोडियम नाइट्रोट। यहां से आपको फार्मूले तो याद होंगे ही, साथ में अयस्क भी क्लियर हो जाएगी। मैग्नीशियम की अलग दे दी मैंने। ठीक है मेरे भाई। एल्यूमिनियम की बॉक्साइट अयस्क, कोयलराइट अयस्क, कोरंडम और डायस्पेयर, सबके मैंने फार्मूले भी लिख दिए हैं। क्या है किस अयस्क का सूत्र और क्या है उनकी अयस्क प्लस उसका सूत्र, दोनों चीजें क्लियर कर दी। और ये किस धातु की है वो भी स्पष्ट रूप से लिख दिया आपके सामने। पोटेशियम की अलग है, कैल्शियम की अलग है। ठीक है मेरे भाई। जिप्सम, क्रोमियम, MnFe, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां पर। ठीक है भैया। कॉपर की ये रही, जिंक की ये रही, ठीक है भाई, सिल्वर की ये रही, एसएन की ये रही, बेरिलियम की ये रही, सिनेबार की ये रही। और यहाँ पर अगर हम बात करें सिनेबार यानी कि पारा, HGS, लीड की ये रही मेरे मित्र। ठीक है। तो सब पूरा फुल फ्लेश्ड कंटेंट आपको इस टॉपिक में मिल गया। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी बेहतरीन तरीके से, है ना, जो जरूरी था। अब देखो, अगर मैं इसको लिखाता, एक एक हेडिंग लिखाता, एक एक चीज, पीडीएफ तो मिल जाएगी यार, क्या नोट करोगे। ठीक है मेरे भाई। एक एक अयस्क लिखाता, एक एक फॉर्मूले लिखाता तो कुछ रह जाता, सारी चीजें कवर नहीं हो पाती। आप खुद देख लीजिएगा कि कौन सी अलॉयस है, क्या मिश्र धातु है, क्या अयस्क हैं, उनके सूत्र क्या हैं, सारे मैंने इसीलिए पीडीएफ में इंक्लूड कर दिए। ठीक है मेरे मित्र। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर होता है खत्म। अब मैं कल जो पढ़ाऊंगा आपको, कल पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक सेल, क्योंकि आपका एक टॉपिक रह गया था। ये सेल इसलिए रह गया था क्योंकि एक सैटरडे को मीटिंग थी, मैंने क्लास ली नहीं थी। ठीक है मेरे मित्र। इलेक्ट्रिक सेल पढ़ाने के बाद आपको पढ़ा दूंगा कल, इलेक्ट्रिक सेल के साथ ही मैं डॉबर्नियर ट्रायड भी पढ़ा दूंगा आपको, डॉबर्नियर ट्रायड्स भी पढ़ा दूंगा और न्यूलैंड ऑक्टेव रूल पढ़ाऊंगा। न्यूलैंड
ऑक्टेट रूल भी कवर करा दूंगा। ठीक है, ठीक है भैया। कल ये दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कौन सा टॉपिक बचेगा? आखिरी टॉपिक। इन दोनों टॉपिक यानी कि परसों से हम शुरुआत करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये हमारा अंतिम चैप्टर है केमिस्ट्री का, है ना। आपके लेवल पर कार्बन एवं इसके यौगिक आखिरी चैप्टर है। हमारी केमिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। हमारा आपका साथ यहीं तक रहा। ठीक है भाई, यानी कि बस 2 या 3 या 4 दिन की और बात है, उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई है ना। प्रैक्टिस सेट के लिए आप कहाँ आएंगे? रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर आएंगे। ठीक है भैया, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर आएंगे। कितने बजे? शाम को 6:30 पर डेली। जबरदस्त प्रैक्टिस के लिए शानदार हर लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। केवल हल्के हल्के क्वेश्चन नहीं, हल्के हल्के क्वेश्चन करा के हमें तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना है, क्योंकि विज्ञान सबसे ज्यादा पूछी जाती है रेलवे में। ठीक, और रेलवे में अगर विज्ञान पूछी जाती है तो हमको थोड़ा सा गहराई लेकर चलनी होगी। इसलिए मैं क्वेश्चंस डेली लेकर, आज भी क्लास होगी, ये क्लास प्रैक्टिस सेट की रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर शाम को 6:30 बजे रोज होती है। ठीक है भैया, 3 या 4 दिन के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट। ठीक है मेरे मित्र, तो आज के लिए इतना ही। बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, है ना। टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा क्लास कैसी लगी, शानदार तरीके से। ठीक, अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी लिखिएगा, बिल्कुल उसका पालन होगा। और उसके बाद हम अपने प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। रोज आया करिए प्रैक्टिस सेट पर। एएलपी और एनटीपीसी ग्रुप डी सबके लिए ये चलता है रात में 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे, है ना। ठीक है मेरे मित्र, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम, जय हिंद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। गहराई से पढ़िए, ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई से। ठीक है भैया, कैंसिल करो।